नमस्कार। आज हम भारत के 8वें वेतन आयोग पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे सामने कुछ लेखों के अंश हैं जो इस आयोग के गठन और संभावित वेतन गणना के तरीकों पर रोशनी डालते हैं और इसे प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हो सकते हैं इस पर भी। हाँ, काफी महत्वपूर्ण विषय है ये। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसको खंगालना, ये समझना कि ये नया वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन या पेंशन को कैसे बदल सकता है। हम खास तौर पर यह देखेंगे कि गणना का आधार क्या हो सकता है और कुछ अहम शब्द हैं जैसे फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर, इनका असल मतलब क्या है। सही, ये शब्द अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हाँ, तो चर्चा की शुरुआत इस जानकारी से करते हैं कि जैसा इन लेखों में बताया गया है, केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है। जी, ये पहला कदम है। और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने में रिपोर्ट देगा और उम्मीद है कि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। हाँ, ये टाइमलाइन दी गई है। लेकिन इन सब औपचारिकताओं के बीच जो असली सवाल है, जो हर कर्मचारी और पेंशन भोगी के मन में है और जिसका जिक्र इन लेखों में भी है, वो ये है भाई, आखिर जेब में कितना पैसा बढ़ेगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सैलरी या पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। चलिए इसी सवाल के जवाब को इन स्रोतों की मदद से टटोलने की कोशिश करते हैं। जरूर। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहली बात, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। इन्हें मंजूरी मिलने का क्या मतलब है असल में। हाँ, तो देखिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस या संदर्भ शर्तें मतलब वो दिशा निर्देश या कार्यक्षेत्र होता है जो सरकार आयोग के लिए तय करती है। अच्छा। इसमें साफ साफ बताया जाता है कि आयोग किन मुद्दों पर विचार करेगा, जांच का दायरा क्या होगा, कौन सदस्य होंगे, रिपोर्ट कब तक देनी है, ये सब। ओके। तो जैसा लेखों में बताया गया है, कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलने का मतलब है कि अब प्रक्रिया, आप कह सकती हैं, आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। मतलब अब काम शुरू। हाँ, आयोग के पास अब काम करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप और अधिकार है। ये तय करेगा कि आयोग किन किन बातों पर गौर करेगा, जैसे वेतन की संरचना, भत्ते, पेंशन, सेवा शर्तें, ये सब कुछ। समझ गया। तो अब प्रक्रिया पटरी पर आ गई है। स्रोत में पिछले यानी 7वें वेतन आयोग से तुलना की गई है। तब न्यूनतम मूल वेतन में एक बड़ा उछाल आया था। 7,000 रुपए से सीधे 18,000 रुपए हो गया था। हाँ, वो काफी बड़ी बढ़ोतरी थी। क्या स्रोत इस बार भी कुछ ऐसे ही बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, स्रोत 7वें वेतन आयोग के उस बड़े कदम का उदाहरण देते हैं। न्यूनतम मूल वेतन का 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ जाना, वो वाकई एक महत्वपूर्ण फैसला था। अब 8वें वेतन आयोग के लिए स्रोत ये सुझाव देते हैं कि शायद वही फॉर्मूला या उसी तरह का कोई तर्क फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, उसी तरह का। हाँ, और अगर ऐसा होता है तो लेखों का अनुमान है कि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 51,480 रुपए तक पहुंच सकता है। 18,000 से 51,480। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा उछाल लगता है, खासकर निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए जिनकी आय सीधे न्यूनतम वेतन से जुड़ी होती है। जी बिल्कुल। बेशक, जैसा आपने कहा और जैसा लेखों में भी स्पष्ट किया गया है, ये सिर्फ एक अनुमान है जो इस धारणा पर आधारित है कि पुराना फॉर्मूला ही इस्तेमाल होगा। हाँ, ये दोहराना बहुत जरूरी है। आयोग का अंतिम निर्णय क्या होगा ये तो अभी पता नहीं। बिल्कुल, ये आंकड़ा स्रोत द्वारा प्रस्तुत एक संभावित परिदृश्य है, आयोग का आधिकारिक निर्णय नहीं। आयोग कई चीजों पर विचार करेगा, देश की आर्थिक स्थिति, सरकारी खजाने पर असर, कर्मचारियों की जरूरतें, महंगाई का स्तर, इन सब को ध्यान में रखकर ही अंतिम सिफारिशें दी जाएंगी। लेकिन हाँ, ये अनुमान दिखाता है कि उम्मीदें तो काफी बड़ी हैं। यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। वेतन की असल गणना कैसे होगी? स्रोत 2 शब्दों पर बहुत जोर दे रहे हैं, फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर। जी, सुनने में ये थोड़े तकनीकी लगते हैं, क्या आप इन्हें सरल शब्दों में समझा सकती हैं? ये हैं क्या आखिर? जरूर। चलिए पहले फिटमेंट फैक्टर को समझते हैं। फिटमेंट फैक्टर असल में एक मल्टीप्लायर है, मतलब एक गुणक संख्या। अच्छा, मल्टीप्लायर। हाँ, जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो मौजूदा मूल वेतन को इस फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नया मूल वेतन तय किया जाता है। ओके। इसका उद्देश्य होता है वेतन को पिछले कुछ सालों में हुई महंगाई और जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत के हिसाब से एडजस्ट करना। जैसा कि स्रोत बताते हैं, 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था।
यानी उस समय के मूल वेतन को 2.57 से गुणा किया गया था। अच्छा, तो ये एक सीधा मल्टीप्लायर है। पिछली बार 2.57 था, इस बार लेखों में 2.86 की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ बिल्कुल। ये नंबर ही सीधे तौर पर तय करेगा कि मूल वेतन कितना बढ़ेगा। ये तो काफी महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल, इसीलिए इस पर इतनी चर्चा होती है। अब 8वें वेतन आयोग के लिए स्रोत में इसके 2.86 होने की संभावना जताई गई है। संभावना, ठीक है। अगर वाकई यही फैक्टर लागू होता है तो मौजूदा मूल वेतन को 2.86 से गुणा करके नया मूल वेतन निकाला जाएगा। जाहिर है ये फैक्टर जितना ज्यादा होगा, वेतन में बढ़ोतरी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन फिर वही बात, ये 2.86 का आंकड़ा अभी सिर्फ एक अनुमान है जो लेखों में दिया गया है, फाइनल नहीं है। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर समझ आ गया। अब ये डीए मर्जर क्या है? डीए यानी महंगाई भत्ता, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका मर्जर या विलय ये कैसे काम करता है? ये थोड़ा पेचीदा लगता है। हाँ, इसे समझते हैं। डीए यानी डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता। हाँ। ये भत्ता कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को समय समय पर बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। जी। इसकी गणना आमतौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है और इसे साल में 2 बार संशोधित किया जाता है। स्रोत बताते हैं कि वर्तमान में डीए की दर शायद 58% के आसपास है। 58%, काफी ज्यादा है। हाँ। अब डीए मर्जर का मतलब है कि जब नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें लागू करता है तो उस तारीख तक कर्मचारियों को मिल रहा कुल डीए उसको उनके मूल वेतन में ही जोड़ दिया जाता है। अच्छा, मतलब बेसिक पे में ही जुड़ जाता है। हाँ, यानी नए मूल वेतन में उस समय तक की जो जमा हुई महंगाई है वो पहले से ही शामिल कर ली जाती है। ओके। इसके बाद डीए की गणना 0 यानी 0% से दोबारा शुरू होती है। अच्छा। और भविष्य में होने वाली महंगाई के आधार पर फिर से डीए दिया जाता है। ये एक तरह से बेस रीसेट करने जैसा है। अच्छा, तो मतलब नया मूल वेतन तय करते समय उस समय तक का सारा महंगाई भत्ता उसी में मिला दिया जाता है और फिर डीए मीटर 0 से स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही। तो फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि आखिरकार हाथ में कितना पैसा आएगा। श्रुत में शायद इसका कोई उदाहरण भी दिया गया होगा। हाँ, दिया है। किसी का वेतन कैसे बदल सकता है, इसे किसी उदाहरण से समझे तो शायद ज्यादा आसानी होगी। हाँ बिल्कुल, लेखों में एक उदाहरण देकर समझाया गया है कि ये गणना कैसे काम कर सकती है। चलिए उसे कदम दर कदम देखते हैं। हाँ, बताइए। इससे फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर का असर साफ समझ आएगा। ठीक है। पहला चरण, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वर्तमान वेतन, ये स्रोत का उदाहरण है। ओके। स्रोत एक ऐसे कर्मचारी का उदाहरण लेते हैं जिनका मौजूदा मूल वेतन बेसिक पे 25,000 रुपए है। 25,000 बेसिक। ठीक है। इस मूल वेतन पर स्रोत के अनुसार 58% डीए लागू होता है। तो डीए की रकम हुई 14,500 रुपए, यानी 25,000 का 58%। 14,500 सिर्फ डीए? हाँ, 58% डीए काफी ज्यादा लगता है, जिससे पता चलता है कि पिछले वेतन आयोग के बाद से महंगाई कितनी बढ़ी है। सही बात है। इसके बाद आता है एचआरए यानी मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। हाँ, एचआरए। स्रोत एक मेट्रो शहर का उदाहरण लेते हैं जहां 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार मूल वेतन का 27% एचआरए मिलता है। अच्छा, 27%। तो एचआरए हुआ 6,750 रुपए, यानी 25,000 का 27%। ठीक। इन तीनों को मूल वेतन, डीए और एचआरए जोड़ने पर स्रोत के अनुसार उस कर्मचारी का कुल वेतन बनता है 46,250 रुपए। 46,250 रुपए। 25,000 प्लस 14,500 प्लस 6,750। इसमें दूसरे भत्ते नहीं है शायद? नहीं, ये सिर्फ एक उदाहरण है मुख्य घटकों को लेकर। ठीक है, ये तो हुआ अभी का वेतन। अब 8वें के हिसाब से दूसरा चरण, 8वें वेतन आयोग के अनुसार अनुमानित वेतन स्रोत के 2.86 फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके। ओके, 2.86 वाले फैक्टर से। हाँ। अब स्रोत 8वें वेतन आयोग के लिए अपने अनुमानित 2.86 फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करते हैं। तो नया मूल वेतन होगा मौजूदा मूल वेतन 25,000 गुणा फिटमेंट फैक्टर 2.86, ये हुआ 71,500। 71,500 25,000 से सीधा, ये तो बड़ी छलांगा। हाँ, काफी बड़ी। अब डीए मर्जर का नियम लागू होगा। हाँ, वो 0 वाला। हाँ, जैसा हमने चर्चा की, मौजूदा 58% डीए नए मूल वेतन में विलय हो गया। ऐसा माना जाता है कि फिटमेंट फैक्टर इसे ध्यान में रखकर तय किया गया है।
इसलिए नए वेतनमान के लागू होने पर शुरुआती डीए 0 होगा। ठीक है, डीए 0। अब एचआरए की गणना अब नए मूल वेतन पर होगी, यानी 71,500 पर। हाँ, मेट्रो शहर के लिए 27% की दर। मान लेते हैं दर वही रहती है, तो नया एचआरए होगा 19,305 रुपए। ये हुआ 71,500 का 27%। 19,305 रुपए एचआरए। जी, इस प्रकार इन सबको जोड़ने पर स्रोत के अनुमान के अनुसार नया अनुमानित कुल वेतन होगा 71,500 नया मूल वेतन प्लस 0 रुपए नया डीए प्लस 19,305 रुपए नया एचआरए, यानी 90,805 रुपए। वाह, 46,250 से 90,805। स्रोत के इस उदाहरण में तो ये लगभग 2 गुना हो गया। हाँ, लगभग। ये वाकई एक बहुत बड़ी वृद्धि दिखाता है। लेकिन यहाँ ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये पूरी गणना स्रोत में दिए गए अपेक्षित 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर टिकी है, बिल्कुल, जो अभी तय होना बाकी है। अगर आयोग कोई और फैक्टर तय करता है तो ये आंकड़े बदल जाएंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये गणना सिर्फ एक उदाहरण है जो स्रोत द्वारा सुझाए गए फैक्टर पर आधारित है। असली फैक्टर क्या होगा ये आयोग तय करेगा और उसी के आधार पर वास्तविक वृद्धि पता चलेगी। हो सकता है फैक्टर 2.86 से कम हो या ज्यादा भी हो सकता है, या फिर वेतन निर्धारण का कोई नया तरीका भी अपनाया जा सकता है, कौन जाने। सही कहा। कर्मचारियों की बात तो हुई, लेकिन देश में लाखों पेंशन भोगी भी हैं। वो भी हर वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जी हाँ। क्या स्रोत उनके बारे में भी कुछ कहते हैं? उन पर इस बदलाव का क्या असर पड़ सकता है? हाँ, लेखों में पेंशन भोगियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का भी उल्लेख है। अच्छा। स्रोत एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी की वर्तमान मूल पेंशन 9,000 रुपए है। 9,000 रुपए, ठीक है। तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उसी तर्क का इस्तेमाल करते हुए, यानी संभवतः उसी फिटमेंट फैक्टर या पेंशन के लिए निर्धारित किसी समकक्ष फैक्टर को लागू करके स्रोत का अनुमान है कि ये पेंशन बढ़कर लगभग 25,740 रुपए तक पहुंच सकती है। 9,000 से 25,740। ये भी पेंशन भोगियों के लिए एक काफी बड़ी राहत हो सकती है अगर अनुमान सही साबित होते हैं तो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है, ये आंकड़ा भी स्रोत के अनुमान और उसी 2.86 जैसे फैक्टर की धारणा पर आधारित है। निश्चित रूप से पेंशन की गणना के अपने नियम होते हैं, लेकिन आमतौर पर वे भी वेतन आयोग की सिफारिशों, खासकर फिटमेंट फैक्टर से प्रभावित होते हैं। फिर से ये दोहराना महत्वपूर्ण है कि यह स्रोत द्वारा प्रदान किया गया एक आकलन है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं। आयोग पेंशन भोगियों की विशेष जरूरतों और पिछली पेंशन संरचनाओं को ध्यान में रखकर ही अंतिम सिफारिशें देगा। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि वेतन या पेंशन में बढ़ोतरी की कुंजी ये फिटमेंट फैक्टर ही लगता है। सारा जोर इसी एक नंबर पर है। हाँ, आप कह सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा और सीधा प्रभावित करने वाला कारक है, जैसा कि इन लेखों में बार बार इशारा किया गया है। हाँ। ये वो लीवर है जो सीधे तौर पर निर्धारित करता है कि मौजूदा वेतनमान से नए वेतनमान में जाने पर मूल वेतन कितना ऊपर जाएगा। इसीलिए इस पर इतनी अटकलें और चर्चा होती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये पूरी कहानी नहीं है। जैसा कि स्रोत में उल्लेखित 2.86 फैक्टर एक अपेक्षित आंकड़ा है, अंतिम नहीं। सही। आयोग जब अपना काम करेगा तो वो सिर्फ गणितीय फॉर्मूला नहीं देखेगा, वो देश की समग्र आर्थिक सेहत, सरकार की वित्तीय क्षमता, मुद्रास्फीति की दर, निजी क्षेत्र में वेतन का स्तर और कर्मचारी संघों की मांगों जैसे कई व्यवहारिक पहलुओं पर भी विचार करेगा। अच्छा, मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता है। जी हाँ, इन सब बातों का संतुलन साध कर ही अंतिम फैक्टर तय किया जाएगा। यानी ये सिर्फ एक गणितीय फॉर्मूला नहीं बल्कि कई आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर गहन विचार विमर्श के बाद तय होने वाला आंकड़ा है। बिल्कुल। और डीए मर्जर भी एक अहम हिस्सा है जो सुनिश्चित करता है कि नया वेतन मौजूदा महंगाई को दर्शाए और भत्ते की गणना फिर नए सिरे से शुरू हो। बिल्कुल। डीए मर्जर वेतन संरचना को सरल बनाने और उसे वर्तमान आर्थिक वास्तविकता के करीब लाने में मदद करता है। एक तरह से क्लीन स्लेट देता है डीए के लिए। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मुख्य बातें ये हैं। 8वां वेतन आयोग गठित हो चुका है,
अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। जी। रिपोर्ट अगले 18 महीनों में आने की उम्मीद है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। वेतन और पेंशन में वृद्धि मुख्य रूप से 2 कारकों पर निर्भर करेगी, फिटमेंट फैक्टर और डीए का विलय। सही। स्रोत एक अपेक्षित 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कुछ गणनाएं प्रस्तुत करते हैं जो दिखाते हैं कि वृद्धि काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन ये अंतिम आंकड़ा कतई नहीं है। इस पर जोर देना जरूरी है। बिल्कुल। इसमें अगर हम थोड़ा और संदर्भ जोड़ें तो ये पूरी प्रक्रिया जो आमतौर पर हर 10 साल या उससे पहले होती है, ये सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन या पेंशन को समय के साथ बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के हिसाब से एडजस्ट करने का एक स्थापित तंत्र है। हाँ, एक रेगुलर प्रोसेस है। हाँ, ये कोशिश है कि सरकारी क्षेत्र का पारिश्रमिक देश की आर्थिक वास्तविकताओं से पूरी तरह से कट न जाए। इसलिए आयोग की अंतिम सिफारिशों का खास तौर पर फिटमेंट फैक्टर, वेतन संरचना और भत्तों पर उनके सुझावों का सभी हितधारकों को, कर्मचारी, पेंशन भोगी और सरकार को बेसब्री से इंतजार रहेगा। जाहिर है, क्योंकि इसका असर लाखों लोगों की जीवन और सरकारी खजाने पर पड़ेगा। हाँ। एक बात और, स्रोत मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर और संख्यात्मक गणनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, नंबर्स पे। हाँ, नंबर्स पे। लेकिन इन नंबरों से परे हटकर कोई ये भी सोच सकता है कि क्या ये आवधिक समायोजन, जो अक्सर एक समान फिटमेंट फैक्टर जैसे फॉर्मूला पर आधारित होते हैं, वास्तव में देश के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले और जीवन के विभिन्न चरणों में मौजूद कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जाने वाली जीवन यापन की वास्तविक लागत में जो फर्क होता है उसको प्रभावी ढंग से पकड़ पाते हैं? अच्छा सवाल है ये। हाँ, मतलब ये विचार करने का एक बिंदु है कि क्या एक राष्ट्रव्यापी समान फिटमेंट फैक्टर, उदाहरण के लिए मुंबई में रहने की लागत और किसी छोटे शहर में रहने की लागत के भारी अंतर को पर्याप्त रूप से संबोधित करता है, या इसके लिए और अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है? शायद क्षेत्र विशिष्ट समायोजन हो सकता है। ये एक सवाल है जो इन गणनाओं से आगे जाता है और शायद जिस पर आयोग भी विचार करे।